हेलो एवरीवन। आज हम लोग ना बहुत गंभीर इशू पे बात करने वाले हैं। और आज ना अपना जो भारत में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो किस पैटर्न पे काम करता है। आप लोग को पता होगा कि देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रायल का सिस्टम। दो प्रकार का ट्रायल का सिस्टम होता है। एक होता है इनक्विजिटोरियल और एक होता है एडवर्सरी। ये है क्या, इसको समझेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपना भारत का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के सिद्धांत पे आज भी चल रहा है, क्या ये आज के पर्सपेक्टिव में और हर मामलों में क्या सही है। हर एक चीजों को बारीकी समझेंगे। इस केस का जो फैक्ट है, जो भी चावला दिल्ली में जो रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया अपराधियों को, इन सारे विषयों पे बात करेंगे। एकदम टू दी पॉइंट बात करेंगे। पहले हम लोग केस के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि क्या प्रावधान है इससे संबंधित। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा एक आम लोगों के लिए भी, जो एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं बिफोर कोर्ट उनके लिए भी, और एक जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही। हम आज के सेशन को शुरू करें। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा, बहुत गंभीर इशू है। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं कि ये टेस्ट देना मत छोड़िएगा। अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑल इंडिया जुडिशियल स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 13 तारीख को सुबह 11 बजे। ये एक फ्री टेस्ट है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अगर आपसे अनलॉक करने के लिए कोड मांगा तो आप कोड अप्लाई कर सकते हैं, लॉ इज लाइफ। आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉ इज लाइफ विदाउट एनी स्पेस। करेक्ट। इस टेस्ट में आपको 100% स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलता है। साथ ही साथ ये सारे गिफ्ट प्राइजेस भी आप जीत पाते हो। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एजेंसी के थ्रू प्राप्त की गई है। जो भी जानकारी प्राप्त इंटरनेट में अवेलेबल थी वहां से कलेक्ट करके मैं आप लोगों तक साझा कर रहा हूं। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि इनक्विजिटोरियल सिस्टम क्या होता है, एडवर्सरी सिस्टम क्या होता है, ये सारे बातों पे हम आएंगे। लेकिन पहले हम लोग फैक्ट को समझते हैं। पहले केस का पूरा फैक्ट क्या है वो समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तीन अपराधियों को, गैंग रेप के अपराधियों को बाइज्जत बरी किया। अब जो बेंच बना था सुप्रीम कोर्ट का, इसमें पहले जजेस कौन कौन थे ये देखिए। चावला रेप बहुत फेमस प्रसिद्ध केस अभी है, अभी रिसेंट। तो इस सुप्रीम कोर्ट के बेंच में यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी, ये 3 जज थे जिन्होंने एक्यूट किया छावला रेप अपराधियों को। अब हुआ क्या, इसमें अपराधियों का भी नाम देखिए कि कौन कौन 3 अपराधी थे। इसमें अपराधी थे राहुल, रवि कुमार, विनोद उर्फ छोटू। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया, एक्यूट कर दिया कि जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना केस पूरी तरीके से प्रूव नहीं कर पाया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, रेस्टेड ऑन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैड टू प्रूव इट। मतलब कि प्रोसिक्यूशन सुप्रीम कोर्ट में जो सबूत पेश किया था वो सर्कमस्टेंसेस के आधार पे पेश कर रहा था, और उन सारे सर्कमस्टेंशियल सबूतों को भी प्रमाणित बिफोर कोर्ट कर नहीं पाया, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट को बाइज्जत बरी करना पड़ा इन तीनों अपराधियों को। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोसिक्यूशन के केस के अकॉर्डिंग ये तीनों पहले किडनैप करते हैं एक लड़की को। पहले ये तीनों किडनैप करते हैं एक लड़की को रेड टाटा इंडिका कार में। कहां से, तो हनुमान चौक कुतुब विहार छावला। 9 फरवरी 2012 को रेप करने से पहले उस लड़की के साथ, उसको जान से मारने के पहले। मतलब आप यहां पे क्या देख रहे हो कि इन तीनों पे जो अपराध का आरोप था सिर्फ रेप का ही नहीं था, सिर्फ 376 ही नहीं था, गैंग रेप है ये तो 376 डी है ना। गैंग रेप कहां है, 376 डी। सिर्फ मर्डर नहीं है 302, यहां तक कि किडनैपिंग का भी चार्ज था 361, राइट। तो ये 3 अपराधों का आरोप लगा था। और ये कब लगा था, तो 2012 में लगा था। फैक्ट क्या है कि इन्होंने पहले किडनैप किया रेड टाटा कार हनुमान चौक कुतुब विहार छावला से, राइट। चलिए उस क्या
हाईलाइटिंग दी सम ऑफ द फ्लॉज इन द इन्वेस्टिगेशन, पहले तो ये समझ लीजिए कि हाई कोर्ट ने इसको, पहले ये तीनों अपराधियों को हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, सजा सुना दिया था और कहा था कि ये लोग जानवर से भी बदतर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पहले हाई कोर्ट ने इन तीनों को सजा सुना दिया था और कहा था कि ये लोग जो अपराध किए हैं ये जानवर से भी बदतर है ये लोग, राइट। लेकिन हुआ क्या, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे लगा कि एविडेंस की अभाव है और जो बात कही जा रही है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन वो उसको प्रूव्ड नहीं कर पा रहा है। ये कैसे, सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी भी दिया, राइटिंग सम of the flaws in the investigation and while the bench the investigation of the concerned witnesses, it clearly transpires that neither any TI parade, अब यह एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, TI parade, right, was conducted by the investigating officer during the course of investigation for the identification of the accused। यहां तक पहले हम एक पॉइंट आपको समझाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का, इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जब भी कोई, जनरली आप भी समझते हो कि कोई अपराध हुआ तो अपराधी कौन है इस बात को पता लगाने के लिए, क्योंकि हम अगर बोल देंगे कि हाँ ये अपराधी है तो नहीं ना हो जाएगा, तो सवाल होता है कि कोई ना कोई तो आई विटनेस होगा जो उस घटना को घटित होते हुए देखा होगा, ठीक है, कोई उस घटना को घटित होते हुए देखा होगा, ऐसा तो कोई ना कोई होगा। सवाल यह है कि जब उस लड़की को किडनैप किया गया, उसके साथ रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, तो उस लड़की को टाटा इंडिका कार में बैठाया गया, इस घटना को किसी ना किसी ने तो देखा होगा, कोई आई विटनेस था ही नहीं। अगर था भी तो यहां पे क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि आईओ ने क्यों नहीं कराया टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता क्या है कि जब कोई अपराध होता है ना, जब कोई अपराध हो जाता है, कोई व्यक्ति है ऐसा जो उस अपराध को होते हुए देखा है, लेकिन जो अपराधी है विटनेस उसको एक ही बार देखा होगा अपने लाइफ में, प्रोबेबली ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब गवाह ने, विटनेस ने अपराधी को देखा लेकिन उसको ठीक से नहीं देखा, मतलब कि उसको वो पहचान बता नहीं पा रहा है कि अपराधी एग्जैक्टली कौन है। जब आईओ जांच पड़ताल कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में उसको उस गवाह से मुलाकात हो गई, वो गवाह से जब पूछताछ किया तो गवाह बताया कि मैंने अपराध होते हुए देखा था, लेकिन अपराधी कौन है मुझे नहीं पता है। और आप हमको बोलोगे कि हम उसका स्केच बना पाए तो ये दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, लेकिन हाँ अगर आप मुझे उसको अपने मेरे सामने एक बार खड़ा कर दोगे ना तो हम उसको देख के पकड़ पाएंगे कि हाँ यही वो व्यक्ति है जिसने अपराध किया था। तो इस जो आइडेंटिफिकेशन जो हो रहा है अपराधी का गवाह के द्वारा, दैट इज टीआई परेड, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कहते हैं इसको, कि एक्चुअल में कौन किया अपराध इस बात को पता लगाने के लिए होता है। और किसके द्वारा कौन करता है, तो यहाँ पे जो गवाह है, आई विटनेस है, जो देखा है वो करता है। तो यहाँ पे टीआई परेड तब होता है जब कोई सबूत प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है आईओ को किसी व्यक्ति के विरुद्ध कि अपराधी कौन है, तब होता है। तो टीआई परेड के बारे में आप लोग जानते ही हो, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 9, हालांकि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं टीआई परेड का कॉन्सेप्ट कहां है। तो सेक्शन 9 में, आप एक लॉ स्टूडेंट हो, एक एडवोकेट हो, तो आप जानो, समझते होगे टीआई परेड। पुलिस का काम होता है कंडक्ट कराना, टीआई परेड नहीं कराया। और साथ ही साथ सीआरपीसी का भी आप पढ़ते हो प्रक्रिया की, टीआई परेड होता कैसे है, होता क्या है, एविडेंस एक्ट सेक्शन 9 होता कैसे है, तो 54A सीआरपीसी का सेक्शन 54A, राइट, में बताया गया प्रक्रिया की मजिस्ट्रेट की अनुमति पे होता है बाय द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कराना चाहिए था, पता लगाना चाहिए था कि जिस व्यक्ति पे आरोप, जिस तीनों लोगों पे आरोप लगा था रेप का, मर्डर का, किडनैपिंग का, वो वही लोग हैं, कराना था, नहीं कराया। एक लैकुना सुप्रीम कोर्ट यहां दिखाई। दूसरा देखिए क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट आगे, नॉर एनी of the witnesses had identified accused during their respective depositions before the court। मतलब कि प्रोसिक्यूशन के तरफ से क्या कह रहे हैं, दूसरा लेकुना देखो सुप्रीम कोर्ट पकड़ा हाई कोर्ट के निर्णय में, क्योंकि हाई कोर्ट तो कन्विक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट यहां देखा कि जितना भी गवाह प्रस्तुत किया गया और जितना भी गवाह सबूत पेश किया है, यहां पे हर गवाह के सबूत तो ले लिए गए, लेकिन कोई भी गवाह ये नहीं बता पाया कि भैया
अपराधी जो है यही तीनों है, इस बात पे लैकुना था। विटनेस आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया एक्यूज को ड्यूरिंग रिस्पेक्टिव डिपोजिशन बिफोर द कोर्ट, कि अपराधी यही है, इस बात पे आइडेंटिफिकेशन गवाह भी नहीं कर पाया। सबूत पेश कर रहा है, ये घटना घटा, लाल इंडिका कार से 3 लोग आए थे, किडनैप करके ले गए, सब ठीक है, लेकिन वो 3 लोग वही थे, कोई भी गवाह सबूत नहीं दिया यहाँ इस बात पे। तो इस आधार पे वेरी आइडेंटिटी ऑफ द अपीलेंट दैट इज अक्यूज्ड हैविंग नॉट बीन ड्यूली एस्टैब्लिश्ड, सुप्रीम कोर्ट कही। तो इस आधार पे तो ये प्रमाणित ही नहीं हो पाया ना कि भैया अपराध तो हुआ लेकिन अपराधी यही तीनों है, ये तो प्रूव्ड हुआ ही नहीं। The entire case of the prosecution falls flat on the very first circumstances, having not been duly proved by any evidences, much less in clinching evidences against the appellant against. जो भी सबूत प्रस्तुत किए गए on the part of the prosecution, उसको fully satisfied तरीके से proved नहीं किया गया। There is some doubt, right? तो ये बात सुप्रीम कोर्ट कही। और इसके अलावा देखो सुप्रीम कोर्ट और क्या कह रही है। कोर्ट ये कहती है, as demonstrated, एविडेंस विथ रिगार्ड टू द अरेस्ट ऑफ अपीलेंट एक्यूज्ड, वो 3 लोग, उसका आइडेंटिफिकेशन, जो भी सबूत, यहां पे देखो, यहां पे सबूत के बारे में बात की जा रही है। और सबूत पे सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि जो भी आइडेंटिफिकेशन हुआ, जो भी डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी का मतलब डिस्कवरी रिकवरीज तो आप लोग समझ ही रहे हो कहां से होता है, अंडर सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट, सेक्शन 27 में कॉन्सेप्ट दिया गया है एविडेंस एक्ट का, डिस्कवरी रिकवरी का, राइट। आप किसी तो होता क्या, थोड़ा सा समझ लीजिए। पुलिस किसी भी अपराधी को कन्फेस कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, ना ही कोई फोर्स, थ्रेट, प्रॉमिस कर नहीं सकता है। और करके अगर उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट हुआ है प्राप्त, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर अपराधी को जबरदस्ती डरा के, धमका के, मार के भी उसका कन्फेशन लिया गया हो, लेकिन उसने जिस अपराध के संबंध में कन्फेस किया है, उस अपराध के आधार पे कोई भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल, इनक्रिमिनेटिंग आर्टिकल, जैसे कि अगर मान लो हमने खून किया, हमने मर्डर किया, मेरे ऊपर आरोप लगा है, पुलिस को मिल नहीं पा रहा है एविडेंस, तो पुलिस हमको मारी 3rd डिग्री दी और मुझसे पूछी कि जो अपराध हुआ था तुम ही क्यों, कबूल करो। हम बोल दिए हाँ कबूल किए। और पुलिस हमसे ये भी पूछ रही कि तुमने जिस बंदूक से गोली चलाया था वो कहाँ है बताओ, तो हम बता दिए वो बंदूक कहाँ कहाँ हम छुपाए थे। पुलिस ठीक उस जगह पहुंची, खोजी तो बंदूक मिल गया उसको। तो सवाल ये है कि तब जब डिस्कवरी हो जाती है ना, इनक्रिमिनेटिंग जब आर्टिकल मिल जाता है अपराध से संबंधित, तो फिर मेरा डिस्कवरी के आधार पे, दैट इज पुलिस ने जो डिस्कवरी किया उसके आधार पे जो मेरा कन्फेशन है वो सही है, ये हो जाता है सिद्ध। तो इसलिए इस सिचुएशन में कन्फेशन को डरा के लिया गया हो, धमका के लिया गया हो, प्रॉमिस करके लिया गया हो, कन्फेशन फिर भी रेलेवेंट हो जाता है। 27, राइट। तो यहां पे क्या कह रहा है कि जो सबूत जो बिफोर कोर्ट आया था, आइडेंटिफिकेशन से जुड़ा हुआ, डिस्कवरी रिकवरी से जुड़ा हुआ, इनक्रिमिनेटिंग आर्टिकल्स, जो अपराध संबंधित आर्टिकल है उसको लेके, जो आइडेंटिफिकेशन हुआ इंडिका कार का, है ना, जो सीजर हुआ, जो सीलिंग हुआ आर्टिकल्स, और जो कलेक्शन हुआ सैंपल का, मेडिकल साइंटिफिक एविडेंस, रिपोर्ट, डीएनए प्रोफाइलिंग का एविडेंस विद रिगार्ड टू कॉल डाटा रिकॉर्ड, ये सब सबूत, ये क्या है, ये सारे सबूत हैं जो प्रस्तुत किए गए थे बाय द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द एक्यूज्ड। इन सारे सबूतों पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, were not proved by the prosecution by leading cognate clinching and clear evidence। सीधा सिंपल सरल, ये सारा प्रोसिक्यूशन ने जो बिफोर कोर्ट सबूत पेश किया एक्यूज्ड के विरुद्ध, इनमें से किसी को भी प्रॉपरली तरीके से प्रमाणित नहीं कर पाया, राइट। कि जो अपराध से संबंधित जो आर्टिकल मिला है, इनक्रिमिनेटिंग आर्टिकल मिला, वो अपराधी का ही है, नहीं प्रूव्ड हुआ। आइडेंटिफिकेशन में अपराधी वही 3 लोग हैं, नहीं प्रूव कर पाया प्रोसिक्यूशन। तो सबूत, वो जो तथ्य कोर्ट के समक्ष रखा उसको फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर पाया, उससे कोर्ट को प्रूव्ड नहीं कर पाया, ये बात सुप्रीम कोर्ट कही, ठीक है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन हैज टू ब्रिंग होम द लार्जेस्ट, क्योंकि देखो अब यहां पे ये जो सिस्टम है ना, जब प्रोसिक्यूशन कोर्ट को अपने फैक्ट पे सबूत ही फुल्ली तरीके से प्रूव्ड करके सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो फिर अब देखो क्या सुप्रीम कोर्ट कहती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट होता है कि क्रिमिनल केस में अगर किसी आरोपी पे किसी अपराध का चार्ज लग रहा है ना, एलिगेशन लग रहा है,
तो उस एलिगेशन को मस्ट प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब संदेह नहीं होना चाहिए 1% भी, मतलब 99.9% अगर बाय एविडेंस ये प्रिजम्पशन अराइज हो रहा है ना कि अपराधी यही तीनों लोग हैं, यही तीनों लोगों ने अपराध किया था, अगर 1%, 0.01% का भी डाउट है तो भी सुप्रीम कोर्ट सजा नहीं दे सकता, क्योंकि जो जो आरोप आरोपी पे लगा है क्रिमिनल लॉ, भारत में जो ऐसा सिद्धांत चलता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, उसके अनुसार अपराधी पे लगे अपराध के आरोप को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बिना किसी संदेह के प्रमाणित करना पड़ता, 0.111% भी नहीं होना चाहिए संदेह, लेकिन यहां तो संदेह पूर्ण रूपेण था, राइट। तो इसलिए प्रोसिक्यूशन अपना केस स्टैब्लिश ही नहीं कर पाया बिफोर कोर्ट। बाकी अल्टीमेटली क्या हुआ आपको तो पता ही है। देखो यहां पे सुप्रीम कोर्ट एक और बात बोली कि भले ही मेरे निर्णय से जो विक्टिम का जो परिवार है वो आहत हो, जो सोसाइटी है वो आहत हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं कानून से बंधा हुआ है। भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च नहीं है, रूल ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर आदमी, हर संस्था, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कानून से बंधा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट इसी बात का टिप्पणी देते हुए कहा कि भले हो सकता है कि सोसाइटी इन जनरल उसके परिवार वाले विक्टिम के नाखुश हो, लेकिन however the law does not permit court to punish the accused on the basis of moral conviction। आप नैतिकता के आधार पे तो अपराधी को सजा दे नहीं सकते हो, और ऑन सस्पिशन और संदेह के आधार पे भी नहीं दे सकते हो। नो कन्विक्शन शुड बी बेस्ड मेयरली ऑन द अप्रीहेंशन ऑफ इंडिक्टमेंट और कंडेमनेशन ओवर द डिसीजन रेंडर्ड। आप नैतिकता के आधार पे, आप एप्रीहेंशन संदेह के आधार पे, सस्पिशन के आधार पे, आप शंका के आधार पे किसी को भी सजा नहीं दे सकते हो। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा कहता है हर तथ्य को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपराध का प्रूव करना पड़ेगा आरोपी के खिलाफ, तभी माना जाएगा। तो ये अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है इस केस में कि टोटल 49 गवाहों को एग्जामिन किया गया था प्रोसिक्यूशन के द्वारा, जिसमें से 10 मटेरियल विटनेसेस वेयर नॉट क्रॉस एग्जामिन्ड, जिसमें से 49 गवाहों का एग्जामिनेशन हुआ बाय द प्रोसिक्यूशन इन दी हाई कोर्ट, लेकिन 10 ऐसे गवाह थे जिनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं पाया था, और कुछ ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट गवाह भी थे वेयर नॉट एडिक्वेटली क्रॉस एग्जामिन। और बिफोर हाई कोर्ट के बारे में टिप्पणी दे रहा सुप्रीम कोर्ट की, कुछ ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण गवाह थे जिसका क्रॉस एग्जामिनेशन अगर हुआ, 10 का तो हुआ ही नहीं, और जिनका महत्वपूर्ण गवाहों का हुआ उसका प्रॉपरली एडवोकेट का जो वकील है उसको लेके कहा जा रहा है कि प्रॉपरली जो है वो क्रॉस एग्जामिन नहीं कर पाया गवाहों को। इसलिए सेक्शन 165 सुप्रीम कोर्ट अब यहां क्या कहती है, 165 में इनहेरेंट पावर है ना एविडेंस एक्ट का, इंडियन एविडेंस एक्ट 165 में इनहेरेंट पावर होता है कि सच्चाई को सामने लाने के लिए कोर्ट अपने स्वविवेक का पावर इस्तेमाल करके किसी भी गवाह को एग्जामिन कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को गवाह के तौर पे बुला सकता है। एविडेंस एक्ट कन्फर power upon the trial court to put any question any stage to the witness to elicit the truth। court also acted as a passive umpire। यहाँ पे ट्रायल कोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि जो ट्रायल कोर्ट होता है वो एक पैसिव एम्पायर होता है, भले वो कुछ करे ना करे, लेकिन जब दोनों पक्ष कुछ ना कर पा रहा, सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहा, सच्चाई सामने नहीं ला पा रहा है, तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ट्रायल कोर्ट की भी कि वो अपना 165 के अकॉर्डिंग पावर का इस्तेमाल करके वो पूछताछ सबूत किसी भी गवाह से, किसी भी व्यक्ति को गवाह के तौर पे कोर्ट में बुला सकता है, राइट। चलिए, तो यहां भी एक लेकुना सुप्रीम कोर्ट निकाल के दिखाई, और इस केस में जो मटेरियल विटनेसेस थे एग्जामिन जो किए गए प्रोसिक्यूशन के द्वारा, हैविंग नॉट बीन आइदर क्रॉस एग्जामिन, उनको ना तो या तो क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया या एग्जामिन किया गया तो एडिक्वेटली एग्जामिन ही नहीं किया गया पर्याप्त रूप से। तो ट्रायल कोर्ट आल्सो हैविंग एक्टेड एज अ पैसिव एम्पायर, वी फाइंड दैट द अपीलेंट्स अक्यूज्ड वेयर डिप्राइव्ड ऑफ देयर, सुप्रीम कोर्ट कही कि आरोपी को वंचित किया गया फेयर ट्रायल से, है ना, आरोपी को वंचित किया गया फेयर ट्रायल से, क्योंकि फेयर ट्रायल हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। फेयर ट्रायल, जब भी दो बात उठ जाता है ना, स्पीडी जस्टिस, फेयर ट्रायल और फ्री लीगल एड, है ना, और ये तो नेचुरल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है ना। नेचुरल जस्टिस क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को बिना सुने सजा नहीं हो सकता है, राइट।
ऑडी अल्ट्रम पार्टम, और कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं होगा। तो यहाँ पे दूसरा सिद्धांत जो है कि किसी व्यक्ति को बिना सुने सजा नहीं हो पाएगा, तो प्रॉपरली जब गवाहों को क्रॉस एग्जामिन किया गया या प्रॉपरली एग्जामिन नहीं किया गया, तो जो आरोपी था वो वंचित हो गया फेयर ट्रायल से, उसके मौलिक अधिकार का हनन हो गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रही थी। और जब भी बात फेयर ट्रायल, स्पीडी ट्रायल और लीगल एड पे बात है ना, तो दो केस याद रखना है आपको, हुस्तारा खातून, होम सेक्रेटरी बिहार, स्पीडी जस्टिस फंडामेंटल राइट, लीगल एड, फेयर ट्रायल, आपको याद रखना चाहिए एमएच हासकोट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, राइट, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतना सारांश जब हम लोग पढ़ लिए, ये तो फैक्ट था। तो सुप्रीम कोर्ट कानूनों से बंधा हुआ है। अकॉर्डिंग टू लॉ सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो प्रोसिक्यूशन है बिफोर सुप्रीम कोर्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रमाणित कर नहीं पाया अपराधी के आरोप को, इसलिए सुप्रीम कोर्ट नैतिकता के आधार पर सजा दे नहीं सकता है, राइट। इसलिए यहां सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत कर। अब सवाल ये है मेरा आप लोगों से सबसे महत्वपूर्ण, ये तो हो गया फैक्ट एंड फिगर केस का, चावला केस का फैक्ट एंड फिगर हो गया, लेकिन बात यहां पर थमेगी नहीं, क्योंकि बात बहुत महत्वपूर्ण है और दूर तक जाएगी। बात बहुत महत्वपूर्ण है, तक जाएगी। जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं भारत, अब इसका क्या सॉल्यूशन है, बात अब हम सॉल्यूशन पे करेंगे, बात ऐसे नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन पे करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वेरी गुड। आप लोगों के सवाल को भी हम हैंडल करेंगे, देखते रहेंगे, और मन में कोई भी सवाल हो आप लोगों का तो जरूर पूछिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए, वेरी गुड, हाँ सही कह रहे हैं। तो यहां देखो, तो आवाज प्रॉपर आ रही है? आवाज प्रॉपर आ रही है मेरी, आप लोगों तक पहुंच रही प्रॉपर? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, यहां पे बात को समझिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अपने भारत में जो सिस्टम है, पहले तो इनक्विजिटोरियल सिस्टम में सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। भारत दो प्रकार का सिस्टम होता है ट्रायल का, एक होता है इनक्विजिटोरियल, एक होता है एडवर्सरी या एडवर्सियल। तो इनक्विजिटोरियल में क्या होता है कि अगर किसी आरोपी पे, मान लो कि ये एक ए नाम का व्यक्ति है, ये आरोपी है, ये एक्यूज है, अगर इस पे किसी भी अपराध का एलिगेशन लगा, करेक्ट, तो होता क्या है कि कोर्ट यही मान के चलती है, प्रिज्यूम करके चलती है, जंक्शन रहता है, अपराधी ने अपराध किया है। अब अपराधी कहता है कि उसने अपराध नहीं किया है, तो इस फैक्ट को वो प्रमाणित करे, इस फैक्ट को वो प्रूव करे, राइट, इस फैक्ट को वो साबित। मतलब जब किसी व्यक्ति पे, फॉर एग्जांपल हमसे किसी अपराध का आरोप लगा, मर्डर का, किडनैपिंग का, तो हमको जब कोर्ट में लाया जाएगा तो कोर्ट यही मान के कार्रवाई शुरू करेगी, हम अपराधी हैं। अब अगर हम अपराधी नहीं है, कोर्ट में ये बात को साबित किया। ये होता है इनक्विजिटोरियल सिस्टम, और इस सिस्टम में जजेस, मजिस्ट्रेट भी हिस्सा लेते हैं इन्वेस्टिगेशन में, है ना, एविडेंस कलेक्टिंग सिस्टम में। और एडवर्सरी सिस्टम में क्या होता है कि व्यक्ति जो है तब तक निर्दोष है जब तक अपराध नहीं होता है। मतलब एलिगेशन लगा है किसी भी ऑफेंस का, फॉर एग्जांपल रेप का, मर्डर का, राइट। तो यहाँ पे प्राइमरी ड्यूटी जो होता है